जय हिंद प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बढ़िया सी 20-25 क्वेश्चंस की एक वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिनसे आपको एक बूस्ट मिल जाएगा हर उस चैप्टर को लेके जो मैंने आपको पिछली वीडियो में लिस्ट किए थे, है ना। जो इंपॉर्टेंट 9 चैप्टर्स आपके लिए बेटा जी लिस्ट किए थे अपन ने, सो दैट आप थोड़ा सा मे बी आपका जो स्कोर है उसे इंप्रूव कर ले मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहले हम कुछ 1 मार्क वाले क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ के अलग अलग मार्क्स वाली कैटेगरी के क्वेश्चंस देखेंगे। लेट ए इज इक्वल टू, कोई सेट दे रखा है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। भाई देखो ये यहां तक भी पहुंच गए हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इन अ सेट क्या होता है, उसका फॉर्मूला 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, वेयर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। 1 मार्क क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आंसर क्या आ गया बेटा जी इसका 4, टिक करो और आगे बढ़ो सीधे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज रह गई हैं। और देखो बाई चांस यही वाला एग्जांपल लिया था हमने बेटा, है ना। तो साइन इनवर्स हाफ को बेटा जी आप मान लो थीटा, तो साइन थीटा क्या हो गया बच्चा, हाफ, है ना। थीटा कितना आ गया बेटा, π/6, π/6 प्लस π/3 कितना हो बेटा, 30 प्लस 60 इज 90, एंड साइन 90 कितना होता है 1। बात समझ आई क्या। आते हैं भाई इतने इजी क्वेश्चंस भी, तो उम्मीद नहीं छोड़नी अभी मैथमेटिक्स में, है ना। चलिए नेक्स्ट। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसके लिए A बराबर माइनस A टाइम्स A ट्रांसपोज, और सिमेट्रिक कौन सी होती है सर, जिसके लिए A बराबर A ट्रांसपोज। ये पहली चीज समझ आई। फिर स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 0 पहली, है ना, यानी कि दिस इंप्लाइज A इक्वल टू 0। और जो ये है सिमेट्रिक एलिमेंट्स, ये मतलब -1 और 1, ठीक है, ये वाले, ये आपके दो तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ये वाले हो गए, 2 ये हो गए, और एक ये, और ये तीसरा पेयर हो गया। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव साइन के होते हैं, यानी कि b इज इक्वल टू -c, विच मीन्स b प्लस c इज 0। मांगा क्या है जी, 2a माइनस b प्लस c, ये 0, ये सम भी 0, तो आंसर क्या आ गया हीरो, आंसर इज 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि एक फंक्शन को किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए, लेट कोई पॉइंट है x इक्वल टू a, फंक्शन को कंटिन्यूअस अगर होना है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, लिमिट x गोज टू a f(x) शुड बी इक्वल टू f ऑफ a, एंड इट शुड बी इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी, है ना जी। तो बस कुछ नहीं है, 2 के आगे क्या हो रहा है, 3 इंटू, अरे उछल कूद ऐसे नहीं, 3 इंटू 2 प्लस 5, दिस शुड बी इक्वल टू, ये कितना है जी, k इंटू 4, k कितना आ गया बेटा जी 11/4। बात समझ आई क्या। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वाले हैं तो सस्ते क्वेश्चन होते हैं, ऐसे इनको फटाफट करते चले जाया करो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये CBSE 2024 में। ठीक है, पहले आराम से समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन को, टफ है थोड़ा सा। गिवन अ कर्व y इज इक्वल टू 7x माइनस x क्यूब, x इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड। यूनिट्स देखो क्या दे रखे हैं, यानी कि ये बेटा dx/dt की वैल्यू है ना, कितनी दे रखी है, +2, राइट। अब क्या कह रहे हैं, द रेट एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग। भाई स्लोप का रेट ऑफ चेंज मांगा है, किसका, स्लोप का, यानी कि d/dt ऑफ dy/dx मांगा है बेटा, dy/dx नहीं मांगा है। यही इस क्वेश्चन का कैच है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, द रेट एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग व्हेन x इक्वल टू 5। तो पहले तो भाई dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx कितना आने वाला है सर, 7 माइनस 3x स्क्वायर। इतना डिफरेंशिएट करना तो हमें आता है, 7 माइनस 3x स्क्वायर हो गया, उसे यहां पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली चीज d/dt ऑफ बेटा 7 माइनस 3x स्क्वायर, तो इवेंचुअली दिस बिकम्स -6x dx/dt। अब x कितना है बेटा 5, यानी कि -6 इंटू 5, और dx/dt दे रखा है 2, तो आंसर हो गया -60 यूनिट्स पर सेकेंड। बात समझ में आई क्या। स्लोप का रेट ऑफ चेंज मांगा है, फंक्शन का नहीं। ठीक है, ये नहीं मांगा है भाई ने,
और बस एक आराम की चीज थी, ये आप निकालते थे, इसका ऑप्शन मैच नहीं होता है, तो हम रीथिंक करके पहुंच सकते थे यहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक फंक्शन दे रखा है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की कंडीशन क्या होती है। देखिए, किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे मैक्सिमा कब आता है, मिनिमा कब आता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए। ठीक है जी, मैक्सिमा पे क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, एंड इधर मिनिमा पे क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और एफ डैश एक्स क्या होता है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को 0 कर लेते हैं। क्या आया हमारे पास, 1/2 माइनस 2/x², यानी कि x² माइनस 4/2x², इसको 0 करा, इंप्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस 2। दो वैल्यूज आ गई जी, 2 और -2। अब कमेंट तो मैं एफ डबल डैश एक्स से करूंगा, तो एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लो, एक ही बार तो और डिफरेंशिएट करना है बेटा जी। एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, +4/x³ है ना, x की पावर -2 बन के डिफरेंशिएट होगा ये, तो हमारे पास क्या आ गया, ये +4/x³। तो x इक्वल टू 2 पे ये पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमा का 2। अगर मैक्सिमा मांगा होता तो -2। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब एक असर्शन रीजन देख लेते हैं। ये इन्होंने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वैसे इजी है, बट इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट थी ना, आते हैं अभी इस पे, इधर इन्होंने थोड़ा अच्छे वे में डेफिनेशन लिख दी है। देखिए क्या कह रहे हैं, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 6 सच दैट, ये तो एफ डैश एक्स ही लिखा हुआ है, मजे ले रहे हैं बच्चों के, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस दिस दिस, एंड एफ एक्स का मिनिमा आ रहा है एक्स इक्वल टू 1 पे। देख लेते हैं भाई, एक्स पहले प्लॉट कर लेते हैं, 3 1 प्लस प्लस एंड माइनस, ये वाला प्लस क्यों, क्योंकि बेटा x -3 की पावर कितनी है, 2, यानी कि इवन, ऑड नहीं है, पता है ना, ऑड पावर पे साइन चेंज होता है। ये किसकी है नंबर लाइन पे प्लॉटिंग, एफ डैश एक्स की, यानी कि यहां दिख रहा है ना बेटा मिनिमा, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है दोबारा मेहनत करने की, यहीं दिख रहा है बेटा कि ये मिनिमा है। ठीक है, समझ आई बात। अब देखें क्या कह रहा है कि अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है ए से पहले और एफ डैश एक्स पॉजिटिव है ए के आगे, तो अगर हम इसमें बेटा 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डालें, x -1 को लेस देन 0 करें तो ये नेगेटिव आ रहा है, और x -1 को पॉजिटिव करें तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ये तो सिंपल सी कहानी है मिनिमा की, क्योंकि मिनिमम के लिए कर्व की कहानी कैसी बनती है, ऐसी देखो, यहां डेरिवेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और अब ये पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, समझ आई बात। अब यकीन हुआ कि हाँ चीजें हो सकती हैं बोर्ड में, अगर थोड़ी कम पढ़ाई अभी करी थी तो भी। ठीक है, पूरी नहीं हो सकती, ये सत्य है, फालतू में आपको भी होप दे दें कि 80 में 80 दिला देंगे एक दिन में, नहीं, लेकिन अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं। ठीक है, बशर्ते जो आपसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था, एक्शन प्लान पे फोकस करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ऑर्डर क्या होता है, जो आपके पास डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, dy/dx, d2y/dx², d3y/dx³, इस तरीके की जितनी भी कहानियां हैं, तो इनमें ये हाईएस्ट नंबर जो होता है वो होता है ऑर्डर, और ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे यहां ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। अब लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई आपसे डिग्री पूछ लेता, बेटा क्या पूछ लेता, डिग्री, तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये जो एक डेरिवेटिव है ये साइन के फंक्शन के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, सारे आपके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, दे शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस एंड एनी फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, सब से फ्री होने चाहिए। ठीक है, तो बेटा जी इसका आंसर हो गया 4। अब देखते हैं आगे क्या मांगा है, डिग्री एंड ऑर्डर। ऑर्डर तो हो गया बेटा जी 3, इसको टिक करके रख लेते हैं अभी। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है उस डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। ठीक है, हर डेरिवेटिव की पावर में जो हाईएस्ट पावर है, जैसे यहां इसकी पावर कितनी है बेटा, 1, इसे आप जब स्क्वायर करोगे तो एक ऐसा टर्म आएगा ना, तो ये होती है डिग्री। पक्का नहीं, ठीक है, जो ये भाई साहब है ना, इनका जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर डिसाइड करता है, इसकी जो पावर है, इसकी पावर कितनी है, 1, तो आंसर क्या हुआ
3,1, यानी कि जिस डेरिवेटिव ने ऑर्डर डिसाइड किया है उसकी जो पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब लीनियर प्रोग्रामिंग का बहुत छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, स्पेस मार्क करना है जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाए। क्या है भाई? फीजिबल रीजन। ये रीजन हमें चाहिए कि फीजिबल है, हमारे को जो मेंशनिंग करी गई है इस रीजन की डेफिनेशन लिखनी है हमें मैथ्स के टर्म्स में इस क्वेश्चन के लिए। भाई तो इस वाली लाइन के ऊपर का रीजन है, इसके भी ऊपर का रीजन है। अब सर लेकिन मैं तो पॉजिटिव नेगेटिव देख नहीं पाता हूं, तो देखो एक लाइन के लिए बता देता हूं, x + 2y - 4 = 0 कर लो, ओरिजिन पुट करो, है ना। 0 + 0 - 4 क्या आया? नेगेटिव, यानी कि इसके नीचे वाली साइड है नेगेटिव, ऊपर वाली है पॉजिटिव, यानी कि इस वाले रीजन का आंसर किससे आएगा? x + 2y - 4 > 0 से। बात समझे बेटा जी? तो एक तो ये हो गया, मतलब ठीक है, ऑप्शन ए सी में से भी हो सकता है, अभी देखते हैं आगे। इसके भी ऊपर ही जाना है तो ये भी हो गया, और इस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आंसर क्या हो गया बेटा जी? सी। यानी कि सिंपल सी कहानी है, किसी भी लाइन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना हो तो पहले उसके सारी कहानी को एलएचएस में ले आओ, ax + by + c की शक्ल दे दो, ओरिजिन पुट करके चेक कर लो, और ओरिजिन पुट करके नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग साइड डिसाइड कर लो। ठीक है, डन। चलिए अब आते हैं कुछ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, कोई खास टफ नहीं है, और कब आया है? पिछले ही साल आया है ना भाई। cos θ √3/2 कब होता है सर? 30 डिग्री पे, है ना। 30 डिग्री कितना होता है जल्दी से बताओ? π/6। 2 से कटेगा क्या बनेगा? π/3। tan π/3 कितना बनेगा? √3, है ना। k into this sin इनवर्स = कितना है बेटा? π/3। तो k √3 क्या आ गया? sin π/3, यानी कि √3/2 कटस के आ गया हाफ। अब देखो, अब आते हैं स्टेप मार्किंग वाले फंडे समझने के लिए। ये मैंने क्यों एक एक करके लिखा? आप सबसे पहले cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालोगे π/6, यहां पटकोगे, इसे रिप्लेस करोगे, पहला स्टेप। ठीक है, फिर काटना अगला स्टेप, फिर अगले स्टेप में tan π/3 की वैल्यू रखना √3, ये थर्ड स्टेप। फिर ये हुआ फोर्थ स्टेप और ये हुआ फिफ्थ स्टेप। इतने नॉर्मल बेसिक स्टेप्स लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेरीफाई वेदर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस और नॉट एट सम पॉइंट x = 0। चलिए बताइए भाई, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है? बताई थी पहले, क्या होती है सर? 0 पे वैल्यू 0 आ रही है तो 0 के अगल बगल भी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें लिमिट x goes to 0 f(x), वो क्या आ रही है? लिमिट x goes to 0 बेटा जी x into sin of थीटा नहीं है, ये समझ गए? ये मस्ती मजाक का टाइम अब जा चुका है, अब बोर्ड का टाइम आ गया, ये सब क्लास में किया करो, है ना। अभी आप काम करो साथ साथ। ये चीज बेटा जी जा रही है 0+ या 0- को, ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है ना। और 1/0-, यानी कि 0+ इंटू साइन करीब करीब इंफिनिटी, या फिर 0- इंटू साइन ऑफ -इंफिनिटी। भाई साइन इंफिनिटी तो एक फिक्स्ड नंबर ही रहेगा, -1 से 1 के बीच में। साइन -इंफिनिटी भी एक फाइनाइट नंबर ही रहेगा, -1 से 1 के बीच में। तो 0+ इंटू समथिंग विच इज -1 से 1 के बीच में आउटपुट क्या आने वाला है जी? आउटपुट आएगा 0। समझ में आई बात हीरो? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, कोई भरोसा नहीं है फिर रिपीट कर दे। ठीक है, समझ आ गई बात कि इसका आंसर 0 कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। अब लिमिट 0 आ गई, फंक्शन की वैल्यू भी 0 है इस पॉइंट पे, तो फंक्शन क्या हो गया बेटा? कंटिन्यूअस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच ऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एब्सिसा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? dy/dx = 8। तो निकालो dy/dx फटाफट से। 6 into dy/dx = 3x²। 6 into 8 = 3 into x²। कुट x² =
16x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करनी है। यहाँ पे x की तो वैल्यू आ गई बेटा 4 और -4। अब आप यहां पे पुट कीजिए x को 4, तो 6y इज इक्वल टू कितना है 64 + 2 66। y कितना आ गया 11। तो एक आंसर आ गया बेटा 4,11। पॉइंट पूछा है ना, सिर्फ x कोऑर्डिनेट नहीं पूछे हैं, पॉइंट के पूरा पॉइंट पूछा है। दूसरे में क्या हो जाएगा -64 + 2 6y इज इक्वल टू -62। तो y आ गया -31/3। बात समझ में आ गई क्या जी? तो एक पॉइंट हो गया आपका -4, -31/3, और दूसरा क्या हो गया बेटा 4,11। बात समझ आई क्या आपके? तो इसी तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो क्वेश्चंस इनसे टफ भी आ सकते हैं, इनसे भी इजी आ सकते हैं, लेकिन बात ये है कि आप कुछ लिमिटेड चैप्टर्स ही पढ़ लो तो भी आपकी चीजें अच्छी खासी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। भाई दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे डिफाइन होता है देखते हैं। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन। हमें पता है कि अगर कोई लाइन L1 है जिसका डायरेक्शन वेक्टर P वेक्टर है, यानी जिसके अलोंग वो नाच कूद रही है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन वेक्टर है Q वेक्टर, तो cos थीटा की डेफिनेशन क्या होती है जी? P.Q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q। तो अगर हम देखें ये लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में है, x y z सबके कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव हैं, तो ये लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में तो है और पॉजिटिव के साथ साथ 1 भी है, यानी इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए ये, इसके क्या हो गए ये। तो आपने P वेक्टर लिख लिया पहले तरीके से 3i + 4j + 5k। ये देखिए आपको बताता जा रहा हूं, ये आपको लिखते जाना है, क्योंकि मैं बेटा लिखूंगा तो फिर वही काम जो आधे घंटे में हो सकता है या 1 घंटे में हो सकता है, 4 घंटे तक खींच के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना भाई। नहीं चाहिए ऐसे व्यूज फालतू के कि बच्चे को बिठा रखा है गधे की तरह 4 घंटे तक। आप भी मेहनत करो, आपका भी काम 2 घंटे में ही हो जाएगा पूरा साथ साथ। ठीक है, तो P.Q जब आपने करा तो ये इससे मिला 12, ये इससे मिला -12, ये भैया इनसे मिले 25 25 अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा बेटा जी 3 स्क्वायर 9 + 16 + 25 विच इज 50। दूसरे वाले से भी यही आएगा, है ना, सिर्फ एक स्टेप कम लिखा है। आप यहां पे P वेक्टर लिख देना और Q वेक्टर लिख देना, ठीक है, और चाहो तो P.Q और मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q अलग अलग लिख के यहां पुट कर देना। बात देखिए, कोई दिक्कत नहीं होनी। ये तो गया, तो 25/50 इज हाफ। ये कौन आ गया cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में लिख देना cos थीटा इज इक्वल टू cos 60, थीटा क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका 60 डिग्री। इज इट ओके? चलें नेक्स्ट पे। चलिए सर, अब देखो, अब कुछ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हम देखते हैं, है ना, मिस तो नहीं हो गया ना कोई? हाँ जी, चलो भाई। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा क्वेश्चन है, कैसे समझेंगे। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन से या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी या होमोजेनियस आएगी या फिर वेरिएबल सेपरेशन आएगी। 3 ही टाइप है, और तो है नहीं। है ही कहां है, तो बता दो मुझे भी, मैं भी सीख लेता हूं कुछ आज नया। बोर्ड की बात कर रहा हूं, कंपटीशन का नाम मत ले लेना, पता पड़ी अभी लिख डाली 50-60 आपने। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं, देखिए जनरल फॉर्मेट प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। क्या ये इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। पहले तो ये लिख दो, फिर px लिख दो, क्या होता है, मतलब क्वेश्चन से मैच करके अपनी मर्जी से नहीं, और qx लिख दो। इतने तक में 1 नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर का है, आधा मिल जाएगा। ठीक है, पहले लंबे में आता था तब 1 नंबर मिल जाता था। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल px dx, इसे सॉल्व कर दो। इतने तक में ही आपको 1-1.5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कि अगर बाई चांस आगे चल के कोई इंटीग्रेशन ऐसी फंस गई जो नहीं हो पा रही है आपसे, तो 0 क्यों लेने हैं भाई, 1-1.5 नंबर तो मिल रहा है ना स्टेप मार्किंग का, ले ले मजे से। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में क्या आ जाएगा भाई, e की पावर -2x dx, यानी कि e की पावर -x²। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब क्या कह रहा है, अब इसका सॉल्यूशन क्या आता है, इसका सॉल्यूशन क्या आता है, LHS में जो y है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू QX dx। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या दे रहेगा भैया, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। लिख लीजिए e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। मजे आए क्या, जल्दी बता दो, कट गए, बहुत मजे आ गए। अब एक्स स्क्वायर को तो इंटीग्रेट कर लेगा दुष्ट, 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। आप 3c के संग लगाओ या ना लगाओ कोई डिफरेंस नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा सब चीजों को। ठीक है, कांस्टेंट है इसीलिए तो टेंशन नहीं होती अपने को। ये आ गया, अब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा है और हिंट क्या दे रखी है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। डाल दो 105, 5 c आ गया 5। लो जी, e की पावर एक्स स्क्वायर को वहां भेज देना, आ गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इतना भी लिख दिया ना तो भी 1.5 नंबर ले जाओगे, कम से कम 2 ही ले जाओगे, और 4 नंबर में आ गया तो बल्ले ही बल्ले। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो भी उसमें जो उसकी फॉर्मेट अगर वो आती है, 1-2 स्टेप उसके बारे में सही। अब ये नहीं आपने गाने वाने लिख दिए, भजन लिख दिए, इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा। चीज रेलेवेंट होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित होनी ही चाहिए, है ना। अगर वो रेलेवेंस है तो आपको कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या होती है, पहले dy लिख लेते हैं ऊपर। कुछ ऐसी होती है dy बाई dx, जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। मतलब ऊपर और नीचे x और y वाली टर्म की पावर जो है वो सेम होनी चाहिए, इन दोनों की और इन दोनों की। ओवरऑल की सेम हो वो जरूरी नहीं है, यहां पे बेटा जी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी हो सकता था। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर और नीचे इनकी रिस्पेक्टिवली आपस में सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, चलो अब देखते हैं क्या बन रहा है। तो पहले dy बाई dx लिख लेते हैं। देखें भैया क्या बन रहा है, उधर भेजा तो y प्लस अपॉन में क्या है जी x। ठीक है, एक स्टेप आप पहले ऐसे लिखना, x dy इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, फिर dx से चले एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक अलग अलग कर लो भाई, y बाई एक्स प्लस √1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब इतना तो याद है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू vx रख के, है ना, y इज इक्वल टू vx रखा। अब यहां से सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप dy बाई dx को v और x के टर्म्स में निकालना है ना, इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू लिखना dy बाई dx ऑफ vx ऐसे। ठीक है, अब लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, मजेदार, v प्लस एक्स dv बाई dx। ठीक है, साइड में लिख देना बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, जो जो प्रॉपर्टियां यूज कर रहे हो सारी लिख डालो क्वेश्चन में, नंबर काटने का को भी मत छोड़ना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो स्पेशली जो आपको पूरा आता है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, अब वहां भी पुट कर देते हैं। तो क्या बन गया, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, भाई जी क्या आ गया आपके पास, v प्लस, अरे मजा आ गया, ये तो टाटा हो गया, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई, dv बाय √1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाय x। बात समझ आई क्या। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप इंटीग्रेशन का साइन लगा देना। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आती है दुष्ट नहीं, चलो बता देता हूं, ln ऑफ v प्लस √1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ln मत लिखना बोर्ड में, बोर्ड में log लिखना। ठीक है, बोर्ड में ln नाम की चीज यूज मत करना, इज इक्वल टू log x प्लस सी। अब इसके आगे मैं नहीं कर रहा, पहले आप v के टर्म्स में पूरी कहानी सॉल्व कर लो, log वगैरह हटा लो, कर लो, और फिर लास्ट में v को y बाई एक्स रख देना। ठीक है, चलिए क्लैरिटी मिल चुकी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी सिखा दी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी सिखा दी। ठीक है, अब हम चलने वाले हैं अगले पे। अगला क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, खूब आता है बोर्ड में। ठीक है, ऑलमोस्ट हर साल आता ही आता है। कैसे इसको सॉल्व करते हैं पहले वो समझो। इसे माना जाता है ए, क्योंकि ये पहली लाइन का एक पॉइंट है। ठीक है, ए प्लस लैम्डा पी, इसे माना जाता है दूसरे वाले को क्या बेटा जी, पी, पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, फिर इसे मानेंगे बी, ये दूसरी लाइन है, और इसे मानेंगे क्यू। ठीक है, सबसे पहला चेक, कहीं पी और क्यू
प्रोपोर्शनल तो ही नहीं है, यानी कि लाइंस पैरेलल तो नहीं है। 2 3 6 4 6 12, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इनके डायरेक्शन वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई कि ये लाइंस पैरेलल क्यों है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अभी लिखते हैं। पहले हम नॉन पैरेलल लाइंस या स्क्यू लाइंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि नॉन पैरेलल लाइंस के केस में क्या हो रहा होगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें जो आंसर आता है वो आपको पता है, a माइनस बी डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू है भाई जी। ठीक है, अलग अलग नहीं है। ठीक, तो पहले तो आप ये फॉर्मूला लिखना, द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस या स्क्यू लाइंस ये होता है। फिर ये तो मेंशन कर ही चुके हो, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, p इज इक्वल टू दिस एंड q इज इक्वल टू दिस। फिर आप पहले a माइनस बी निकालना आराम से, फिर p क्रॉस q डिटरमिनेंट से i j k, है ना, टिश 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 इस तरीके से। फिर p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड निकाल देना, सबको आराम से पुट कर देना, डॉट ले लेना और पूरे का क्या ले लेना, मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से नॉन पैरेलल लाइंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करा जाता है। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? अब पैरेलल के केस में क्या होता है, ये तो C बन जाएगा। जैसे ही मैं यहां से 2 निकाल के इसे 2i प्लस 3j प्लस 6k बनाऊंगा, ये भी C बन जाएगा। तो अब इस पर्टिकुलर केस में आंसर कैसे आता है वो देखिए, a माइनस बी तो यहां भी आएगा। क्या आएगा? आएगा, अभी डायग्राम से भी समझाता हूं, है ना। फिर आएगा क्रॉस C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ C और पूरे का मैग्नीट्यूड। देखिए कैसे, यहां है A, यहां है B, यहां कहीं है C, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी इंटू साइन थीटा। हाँ या ना बेटा जी, होगा। साइन थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, A माइनस बी का क्रॉस C के साथ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ C। हाँ या ना, क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, मतलब नीचे इंटू लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। और यहां क्या था, इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी, ये कट गए। इवेंचुअली आंसर क्या आ गया, देख लो, मैच हो गया पीछे की नहीं, चेक कर लो। ठीक है, तरीका समझ आ गया क्या, डायग्रामेटिकली भी समझ में आ गया। आंसर लिख लो, सॉल्व करके निकालना है भाई, तभी मजा आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे ऐसे आप हंसी मजाक मचाओगे, हंसी मजाक हो जाएगा आपके साथ। ठीक है जी, चलिए, क्लैरिटी है क्या पूरी तरीके से। और स्क्यू लाइंस वाले में डायग्राम ऐसा दिखा देना, ये A है, ये B है, इधर एक वेक्टर दिखा देना P क्रॉस Q। ठीक है, इस वाले को Q मानना इधर और इस वाले को P मानना इधर। बस A माइनस बी का एक तरीके से प्रोजेक्शन लेना है इस पर, आंसर आ जाता है। ये डायग्राम बना देना, इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग का 3 नंबर का सवाल देखते हैं, क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मिनिमाइज करना है इसको। अच्छा जी, कर देंगे। और कंस्ट्रेंट्स तो ग्राफ पेपर मिलेगा ही, कंस्ट्रेंट बनाने स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो देखो पहले ये बना लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 बना देते हैं। ये 0,3, ये 3/2,0 और अगली लाइन क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 6। अरे वाह, मजा ही आ गया। ये भी यहां से ये 6,0 हो गया, ये आपका 0,3 ही रहा। ठीक है, सेम ही पॉइंट से निकल रही हैं दोनों लाइंस, बहुत बढ़िया। अब वो कह रहे हैं इसके ऊपर, इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, यानी कि ये, रुको कलर चेंज करते हैं इसका, तब बढ़िया से दिखेगा आपको सब कुछ इसमें। ठीक है, हाँ ये देखिए, यहां से लेकर इस तरीके का रीजन आपका हो गया। ठीक है, तो अब इस रीजन में तो 2 ही एंड पॉइंट आ रहे हैं, ये और ये।
पुट कर लो 0,3 6 6,0 6, तो दोनों ही पॉइंट्स पे हमारा जो फिजिबल रीजन है उसकी मिनिमम वैल्यू 6 आ रही है। आंसर हो गई, बात खत्म। इतने ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इतनी टफ नहीं है मैथमेटिक्स, ठीक है। जैसे ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, 3 ही तरह के क्वेश्चन आने हैं, एक इनफाइनाइट स्पेस का, 2 कैरिड कवर्ड स्पेस के, बस खत्म, सिंपल। 2 3 4 क्वेश्चन हर तरह के कर लो, 3 भी कर लोगे ना पीवाईक्यूज में ही, तो ही काम हो जाएगा आपका पास होने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन देखिए, एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसकी फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और कुछ कांस्टेंट्स हैं ए और बी जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो सबसे पहला स्टेप, ये जो लाइन है ना, ये वाली पूरी की पूरी, सिग्मा पी एक्स होगा 1, हाँ या ना भाई? सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, करेक्ट। 0.2 प्लस ए प्लस 0.2 प्लस बी इक्वल टू 1 implies 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। अब भाई मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिग्मा एक्स डॉट पी एक्स। फॉर्मूला नहीं पता तो प्रॉब्लम है। तो दिक्कत क्या है, करेंगे ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी में याद कर लेंगे फॉर्मूले बस, और इस तरीके के 3 4 क्वेश्चन घर पे भी तो करेंगे अभी, है ना। तो घबराने की बात नहीं है, इसको इससे मिलाओ 0.2, फिर अगला 2a, फिर अगला 3a, फिर अगला 0.8, फिर अगला 5b इज इक्वल टू 3। ये तो लग रहा है मजा आ गया, कट गए और -1 हो गए। तो 5 टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है जी 2, तो a प्लस बी कितना आ गया 0.4। एक रिलेशन ऊपर बना, एक रिलेशन नीचे बना, क्लियरली दिख रहा है 2a माइनस a बचेगा और इधर से 0.2 बचेगा, है ना। हमारे पास इवेंचुअली क्या आने वाला है, a इज इक्वल टू 0.2 एंड b भी आ जाएगा 0.2, ठीक है। अब हमसे क्या मांगा है, आगे चलते हैं। चलो भाई a और b आ गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ध्यान रखना भाई, इसका और इसका और इसका तीनों का सिर्फ सम चाहिए, मीन नहीं मांगा है जी, ठीक है। तो जो अगली चीज थी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, वो क्या हो जाएगी बेटा जी, पीछे से देखें तो इसको लिखना है ऐसे, लेकिन देखो बता रहा हूं कैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, ऐसे लिखना। फिर अगली लाइन में a.2 और b, तो इज इक्वल टू a प्लस 0.2 प्लस b, फिर 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 विच इज 0.6। इस तरीके से लिख दोगे तो पूरे पक्के नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ बढ़िया 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने के लिए। देखो भाई, इसमें ना ये फंक्शंस पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो 1 1 प्रूव कर दो या ऑन टू चेक कर दो, एक में तो ये आएगा, दूसरे में टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो मैं आपको ये वाला करवा दे रहा हूं, 1 1 एंड ऑन टू वाला। देखिए फंक्शन को आपको क्या दिखाना है, शो दैट दिस इज 1 1। अब लाइन सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल सुनते जाना। थ्योरेटिकल पार्ट में बोल देता हूं, सॉल्विंग वाला पार्ट में करा दूंगा। पहली लाइन क्या लिखी जाती है, लेट अस अज्यूम दैट द फंक्शन fx इज नॉट 1 1। लिख दो या फिर लिख दो लेट अस अज्यूम दैट fx इज मेनी 1, व्हिच मींस fx मेनी 1 है। उसका मतलब क्या होगा, दैट इज, ये काम की चीज मैं लिखा दे रहा हूं, इज इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर सम x1 नॉट इक्वल टू x2, ठीक है, बिलोंगिंग टू क्या है ये, r माइनस 4/3। मतलब इसकी डोमेन में कोई सा ऐसा x1 x2 का जोड़ा है जिसके लिए f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर आ रहे हैं, ठीक है, ये हमने बोला, राइट। तो अब हम प्रूव कर देते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। अगर ये हो गया तो मेनी 1 है, अगर ये नहीं हो पाया तो ये 1 1 है, ठीक है। तो रखते हैं भाई 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4x2, 3x2 प्लस 4, मिला दो भाई इन्हें, 12x1 x2 प्लस 16x1 इज इक्वल टू 12x1 x2, तो बड़ा जल्दी हो गया, प्लस 16x2
टाटा बाय बाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट सब गया, इज इक्वल टू x2, x1 और x2 बराबर आ गए, यानी कि क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, हेंस कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस कॉन्ट्राडिक्शन। ओहो, मैथ्स करते करते इंग्लिश की स्पेलिंग भूल गया मुझे लग रहा है ऐसा। हेंस कॉन्ट्राडिक्शन arises and we can say fx is 1 1। इन सिंपल 3-4 स्टेप्स से जाके प्रूव हो जाता है कि आपका फंक्शन 1 1 है। ठीक है, क्लैरिटी मिली। अब आते हैं ऑन टू पे, देख लो इसे। ठीक है, अब हम आए फॉर fx टू बी ऑन टू, चेकिंग कर रहे हैं अभी, है ना। f क्या दे रखा है, डबल बिंदी r माइनस माइनस 4/3 से r fx इज इक्वल टू 4x बाय x प्लस 3, ऐसा ही कुछ दे रखा है ना, 3x प्लस 4 डिनोमिनेटर में। ठीक है जी, ये fx दे रखा है हमें, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको y मानेंगे, y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, तो इंप्लाइज 4x, थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया है बस, 3xy प्लस 4y। यहां हमारा एम क्या होता है, हम x को इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ये हमारे पास x आ गया इन टर्म्स ऑफ y, तो यहां से दिख गया क्लियरली y इज नॉट इक्वल टू 4/3, यानी कि आपका जो ओरिजिनल फंक्शन था कौन, fx। ठीक है जी, आपका ये जो ओरिजिनल फंक्शन था fx, इसकी बेटा रेंज क्या निकल के आई, रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू r माइनस 4/3। ये बात समझे क्या, ठीक है ना, ये बात समझ गए ना। लेकिन यहां कोडोमेन क्या गिवन है, आर ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो अगली लाइन में आपको क्या लिखना है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज गिवन टू बी आर, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अगर सेम आ जाती तो क्या होता, ऑन टू। ठीक है, तो इतना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है 5 नंबर में, इस साल भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपके कुछ अच्छे नंबर बन जाएंगे। और इतने से ही स्टेप्स कुल मिला के 1 पेज में ही मिल जाएंगे पूरे 5 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। भाई मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना आता है कि नहीं, पहले तो बता दो। ठीक है, बता देता हूं कैसे होता है। इसको इससे मिलाओ, यानी कि 1 इंटू -6 प्लस 2 इंटू 14 प्लस -3 इंटू -15, कितना आ गया, 45 प्लस 28 45 प्लस 28 73 -6। ये बना बेटा आपका पहला एलिमेंट। समझ आई क्या बात। अब इसको इससे मिलाओगे, फिर इसको इससे मिलाओगे, तो ये पहली रो कंप्लीट होगी, और फिर ऐसे ही अगली दोनों रोज कंप्लीट होंगी, यहां से स्टार्ट करते हुए। ये बात समझ आ रही है क्या, क्लियर है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि आपने मल्टीप्लिकेशन सीख ली। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको आ गई, कैसे मल्टीप्लाई होंगी मैट्रिसेस। अब देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, रह गया नहीं। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखो इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये जो कोफिशिएंट्स है ना एक्स वाई जी के, इन कोफिशिएंट से बनती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसे आप चाहो तो बोल दो बी, चाहो तो बोल दो ए, कुछ भी बोल दो। 1 2 3 2 3 -3 -3 2 एंड -3। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स जो हमें सॉल्व करनी है, एक्स वाई एन जी, और सी मैट्रिक्स फिर इसे बोल दो, बी बोला है तो अगली को सी बोल देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। -4 2 एंड 11। ये चीज समझ में आ गई क्या, कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी भी तरीके से, अगर हो तो पूछ लो। सबसे पहला काम है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जैसा उन्होंने कहा ही है। 1.5 नंबर तो यहां मिल ही जाएगा आराम से, नहीं तो एक तो देंगे, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया, तो इसको देख के बेटा समझ में आ रहा है थोड़ी सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख के कि bx बराबर c होगा। देखो
ये तीनों जब इनसे मिले, है ना, x प्लस 2y माइनस 3z बराबर -4। आई बात समझ में? कैसे लिखा? ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो पहला स्टेप, सबसे पहले चेक करोगे डिटर्मिनेंट b की वैल्यू। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ना, वैल्यू के लिखना है, दुष्ट, क्वेश्चन मार्क। डिटर्मिनेंट b अगर 0 नहीं है, क्या नहीं है? 0, यानी कि इफ 0 नॉट इक्वल टू 0। प्राइमरीली बोर्ड में ये वाला केस आता है, ये वाला आता नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर b इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब b इनवर्स क्या हो रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहां तक क्लियर है? ये bx इक्वल टू c दे रखा है, b इनवर्स से करेंगे प्री मल्टीप्लाई, लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग विद b इनवर्स। ऐसे ही प्री मल्टीप्लाई की बहुत इज्जत है भाई, नहीं तो अगर तुमने मल्टीप्लाई लिख दिया ना और पोस्ट में लिख दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। अब हमें पता है a इनवर्स a हो चाहे a इनवर्स हो, वो i होता है। ठीक है जी, तो ये x इज इक्वल टू b इनवर्स c हो गया। अब आएगा देखो मजा, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। जो आपके पास है ना, ये आ गया b इनवर्स। ठीक है, b इनवर्स आप निकालना, और ये तो आई गया, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। b इनवर्स और c, इससे आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी यहां पे, मजेदार सी, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई क्या बात? मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो गई, मल्टीप्लिकेशन कर भी लिया आपने, है ना। मल्टीप्लिकेशन में देखो ये तो पूरी की पूरी बी मैट्रिक्स ही लिखी हुई है, सेम टू सेम, है ना। और आपके पास ये आगे क्या लिखा हुआ है, ये आप सॉल्व करोगे तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है जी, थोड़ी सी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ये जो आगे कहानी बनेगी ना, उससे आपके पास ये लेट से फॉर एग्जांपल ये आ गई 1 2 3 भी आप समझो। अब ये तो आप कर लोगे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बी इनवर्स। ठीक है, अभी सिखा रहा हूं कैसे निकालना है। लेट से 1 2 3 आ गया। एक काम हमेशा करना, इस तीनों इक्वेशंस में इसको ये जो है पुट करके जरूर चेक कर लेना। ठीक है, जहां नहीं करा चेक वहीं जाओगे लंबे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब बी इनवर्स कैसे निकलेगा भाई? किसी भी मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। क्या होता है बेटा? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए तो निकालना आता है, वो सीख लिया। एडजॉइंट क्या होता है? लेट्स से यहीं आते हैं। ये एलिमेंट आपने पकड़ा, ये वाला, ठीक है, इसको और इसको भूल जाते हैं, तब इसका माइनर आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एडजॉइंट ए क्या होता है? माइनर ऑफ A11 माइनर ओ सॉरी कोफैक्टर, पहले ही लिख देता हूं बाद में कंफ्यूजन होगा। कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A12, ऐसे करते करते करते, और इस पूरी का ट्रांसपोज। सर ये ट्रांसपोज क्या होता है बता रहा हूं, रुक जाइए, इसको लिख देते हैं एक और को। ये तीनों घूम जाते हैं, CA11, CA12, CA13, CA21, CA31। इसे कहते हैं फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए। ये यहां तक बात समझ आई क्या? अब ये पहला कोफैक्टर कैसे निकलेगा वो बताता हूं। कोफैक्टर का फॉर्मूला, ठीक है, CIJ, I फॉर रो एंड J फॉर कॉलम। ठीक है, -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। MIJ क्या है? उसका माइनर। कैसे? अब दो के लिए मैं करूंगा, बाकी के लिए आप करोगे। ठीक है, देखते हैं भाई। अब हमें इसका कोफैक्टर निकालना है, तो इसको और इसको भूल जाओ। ठीक है जी, -12 प्लस 6, -6 आया। पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट है, हाँ या ना? तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू -6, ये कौन है? C11। C11 कितना आ गया बेटा? -6। बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ अच्छे से, है ना? ठीक है, तो अब इसको हटा दूं, ये क्लियर हो गया आपको C11 कैसे निकला। अब एक और निकाल देते हैं आपके लिए। C11 तो सीख लिया है, थोड़े से और होशियार बन गए हैं, इस वाले का निकालते हैं। ठीक है, इस वाले भाई की बात करते हैं। ये गया और ये गया, -8 -6 कितना हुआ? -14।
अब लेकिन ये है C12 -1 की पावर 3 आ गया, 1 + 2 है ना, यानी कि ये कितना हो गया 14। ये है सबसे ज्यादा मेहनत का काम इसमें, पूरा का पूरा एडजॉइंट निकालना किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, ये आप निकालना सीख गए तो मजे आ गए आपके। ठीक है, बात क्लियर है क्या? राइट। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए जो करवाए हैं अभी, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जम के मेहनत करिएगा उन पे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे देखें तो क्या है, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 36 4x² + y²। ये एलिप्स बड़ा पसंद है इन्हें, है ना, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है लेकिन बड़ा बढ़िया लगता है इन्हें। ठीक है, तो कुछ नहीं है भाई, एक बात बताओ, एलिप्स का डायग्राम तो पता है ना हमें? अच्छा ये बताइए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? सर एक एक्स एक्सिस पे है तो y को 0 कर दो, y को 0 करा, 4x² = 36, x² = 9, x = ±3। ठीक है जी, तो ये 3,0 और ये -3,0। ऐसे ही ऊपर का निकाल लेते हैं, x को 0 डाल दो तो ये 0,6 आ जाएगा, ये 0,-6 आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक मजे की बात यह है, जब इसका सेंटर 0,0 होता है तो ये चारों टुकड़े सिमेट्रिक होते हैं। तो आप पहले टुकड़े का एरिया निकाल दो और उसको 4 टाइम्स कर दो। पहले टुकड़े में अगर आप y के रिस्पेक्ट में, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x लिख के इंटीग्रेट करोगे y dx वाला, तो ये x 0 से 3 तक जा रहा है। y की वैल्यू क्या आने वाली है बेटा? 36 - 4x² dx, हाँ या ना? इसका 4 गुना कर दो बस और इस पे लगा दो ये मॉड्यूलस। अब सर ये इंटीग्रेट कैसे करेंगे देख रहे हैं, पहले 4 बार निकालो, 8, 0 से 3, मॉड्यूलस अब लगा लेंगे थोड़ी देर में। सीधी इंटीग्रेशन, x को 3 sin थीटा डालना है, इसके आगे आप करोगे, क्यों बता रहा हूं, रुक जाओ। x को जैसे ही बेटा 3 sin थीटा डाला तो 9 बाहर आया, है ना, आया ना? ठीक है सर, अगर यहां 7 होता तो √7 sin थीटा डाल देते, मतलब यहां जो भी नंबर है उसका पॉजिटिव रूट ले लो। क्या ले लो? पॉजिटिव रूट। ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो एक cos थीटा बाहर आएगा, ठीक है, और इससे √1 - sin² थीटा टाइप चीज बनेगी ना, cos थीटा आएगा और फिर sin थीटा की डिफरेंशिएशन से एक और cos थीटा आएगा। तो कैसी टर्म बनेगी बेटा बाहर? cos² थीटा जैसी। अब सर cos² थीटा का तो इंटीग्रेशन ही नहीं सिखाया, कभी सिखाया है? डबल एंगल में ले जाके, है ना, कैसे देखो, देखिए 2 cos² थीटा = 1 + cos 2 थीटा, ये हम इंटीग्रेट करना जानते हैं, है ना जी? समझ आई क्या बात? तो इस तरीके से आपको करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, राइट। तो कुल मिला के सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं क्या? अच्छे से, बढ़िया से। ठीक है, इनके अलावा 2 बढ़िया क्वेश्चंस और हैं, वो आप प्रैक्टिस करिएगा। उनमें क्या है, बहुत सिंपल से बता दे रहा हूं, एक प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम तैयार कर लीजिएगा और एक आप 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन आता है, बस इन 2 को और तैयार कर लीजिएगा जम के। और आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा हो, कोई पर्टिकुलर चीज आप चाहते हो जिसका कोई सोल्यूशन आपको मिल जाए, या किसी में और इलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन आपको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ी सी और मुझे हेल्प मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, तो वो क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बच्चों, अच्छे से करना।